नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी जो है क्लास रहने वाली है टीचिंग मेथड्स के ऊपर। देखो वैसे टीचिंग मेथड जो टॉपिक है ये सभी ग्रेड्स में काम का है। मतलब टीचिंग मेथड्स देखो फर्स्ट ग्रेड में तो सीधे सीधे तौर पे दे नहीं रखे, लेकिन पेडागोजी पेडागोजी होती है उसमें, और पेडागोजी में भी लगभग लगभग ऐसी सी बातें अपन करते हैं उसके अंदर, ठीक है। और सेकंड ग्रेड में तो ये नाम लेकर के दे रखे हैं, जो है जीटीएम है, डीएम है, एसएलटी है, एलएम है, सीएलटी है, सेम के सेम एज इट इज़ उसमें दे रखे हैं आपके ग्रेड 3 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मैं इसको स्लोली स्लोली कवर करूँगा, क्योंकि बहुत फास्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फैक्ट इसमें क्या है, इंटरलिंक हो जाते हैं, मतलब घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। पहले अपन ये देखो कैसे पढ़ने वाले मैं बता देता हूँ। अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक के बारे में अपन जानेंगे क्या मामला है पूरा। उसके बाद अपन जो है कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। देखो मैं चाहता तो जीटीएम अलग पढ़ा देता, डीएम अलग पढ़ा देता, लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि जब हम जीटीएम को पढ़ने के बाद डीएम पे आते हैं तो हमको जीटीएम की चीज़ें याद नहीं रहती कि वो मेथड क्या था, क्या कहना चाहता था। इसी तरीके से अपन एसएलटी और एएलएम को पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम जो है ये बाइलिंगुअल मेथड है और ये डॉक्टर वेस्ट का साइलेंट मेथड है, इसको पढ़ेंगे। और इसी तरीके से हम एएलएम और सीएलटी को पढ़ेंगे। उसके बाद ये अपन टीचिंग ऑफ पोएट्री एंड टीचिंग ऑफ प्रोज के बारे में बातें करेंगे। इस तरीके से जो है अपनी क्लास रहने वाली है, और ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा मैं आप लोगों का। काम काम की बात है, मैं आपको जो है इसमें लेकर के आया हूँ, ठीक है गाइस। तो अपन शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो है रहने वाली है यहाँ से शुरू होगी है। देखो अब समझो, पहली चीज़ है अप्रोच क्या होती है, मेथड क्या होता है और टेक्निक क्या होती है। अप्रोच सबसे बड़ी होती है, मेथड उससे छोटा होता है, और टेक्निक सबसे छोटी होती है। अगर मैं इनको सीक्वेंस वाइज जमाऊँ तो अप्रोच सबसे ऊपर आ जाएगी, मेथड उसके नीचे और टेक्निक सबसे नीचे, ठीक है। समझो अब क्या है डिफरेंस बिटवीन अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। अप्रोच जो होती है ये व्यापक टर्म होती है, एक्जियोमेटिक होती है। एक्जियोमेटिक समझते हो, स्वतः सिद्ध। इसके अंतर्गत सिद्धांत आते हैं विभिन्न तरीके, मतलब एक अप्रोच में कई सारे मेथड हो सकते हैं, और एक मेथड के अंदर कई सारी टेक्निक हो सकती हैं। बिल्कुल, टेक्निक क्लासरूम में जो है इम्प्लीमेंटेशन है क्लासरूम का। और आगे शुरू करते हैं। अप्रोच इज ए सेट ऑफ बिलीफ्स, देखो वही है, मान्यताएं हैं, एजम्पशंस और बिलीफ्स हैं, एंड द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग, कि भाषा क्या है, भाषा सीखते कैसे हैं, इस तरीके की सारी बातें अपन अप्रोच में करते हैं। इट इज़ द मोस्ट जनरल लेवल, मोस्ट जनरल लेवल है ये। इट प्रोवाइड्स द थ्योरेटिकल बेस फॉर फिलोसफी फॉर टीचिंग, तो पढ़ाने के लिए ये क्या देती है, बेस देती है, ठीक है। इट डज नॉट टेल हाउ टू टीच अ लैंग्वेज इन द क्लासरूम, ये नहीं बताती कि क्लासरूम में लैंग्वेज को कैसे पढ़ाना है। मतलब ये बताती तो है, क्या बताती है, मतलब क्या और क्यों पर जोर रहता है इसका सबसे ज़्यादा, ठीक है। कैसे पढ़ाना है ये बातें अपन करेंगे टेक्निक में और मेथड के अंतर्गत, ठीक है। अब जैसे सीएलटी अप्रोच है, एसएलटी अप्रोच है, इस तरीके की कुछ अप्रोच आपके सिलेबस में। ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, ये स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग है, सिचुएशनल है। मेथड क्या होता है, अप्रोच के बाद अगला नंबर आता है मेथड का। मेथड इज एन ओवरऑल प्लान, बिल्कुल किस तरीके से चलना है, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, लैंग्वेज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। इट इज़ एट द मिडिल लेवल, मिडिल लेवल है ये बता दिया मैंने। इट इज़ बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर अप्रोच, बिल्कुल कोई भी जो मेथड है वो किसी ना किसी एक अप्रोच पे जो है वो होता है, बेस होता है। इट टेल्स व्हाट टू टीच, ये बताता है कि क्या पढ़ाना है। इन व्हाट सीक्वेंस, और किस तरीके से पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में पढ़ाओगे। सीक्वेंस लगाते हैं ना अपन, जैसे यूजेबिलिटी होती है अपनी पहले, और उसके बाद होती है जो है फ्रीक्वेंसी होती है, कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही है, इस तरीके की बात है। इट इज़ ए सिलेबस और प्लान ऑफ प्रोसीजर, बिल्कुल ये प्रोसीजर होता है, प्लान होता है, ठीक है। जैसे डीएम और जीटीएम, इसके एग्जांपल में आप देख सकते हो मेथड के अंतर्गत। टेक्निक क्या होती है, टेक्निक होती है एक्चुअल क्लासरूम प्रोसीजर, कि बच्चे देखो आपने अप्रोच बना ली, उसके अंतर्गत मेथड बना लिया, और उसके बाद बारी आती है टेक्निक की। टेक्निक में आप एक्चुअल में क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे होते हो, तो वहाँ पे आप बच्चे को किस तरीके से समझाओगे। एक उदाहरण से समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा उदाहरण लाओगे, तीसरा उदाहरण लाओगे, तो उस तरीके की बातें टेक्निक में आती हैं। इट इज़ एट द लोएस्ट लेवल, सबसे नीचे है ये। इट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेथड, बिल्कुल मेथड को जब अप्लाई कर दिया जाता है, किस तरीके से अप्लाई करना है वो इसमें होता है। ये बताती है टीच, हाउ टू टीच लैंग्वेज, की लैंग्वेज को कैसे पढ़ाना है। टेक्निक्स आर मैनी एंड फ्लेक्सिबल, खूब सारी हो सकती हैं गिनती में, कोई एक टेक्निक है नहीं। देखो रिलेशनशिप एमंग अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक, क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में, एक बार देखते हैं अपन। ये क्या है, सेट ऑफ बिलीफ्स, एजम्पशंस अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, ये थ्योरी प्रोवाइड करवाते हैं मेथड के लिए। मेथड ओवरऑल प्लान होता है लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए। और ये क्या क्रिएट करता है, टेक्निक, क्लासरूम प्रोसीजर और स्पेसिफाई एक्टिविटी, एक कोई स्पेसिफिकेशन वाली एक्टिविटी होती है वो टेक्निक के अंतर्गत
आ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अप्रोच बड़ी टर्म है, उससे छोटी मेथड है, उससे छोटी टेक्निक है। देखो, अप्रोच इज लाइक ए फिलॉसफी, मेथड इज लाइक ए प्लान एंड टेक्निक इज लाइक द एक्चुअल स्टेप और एक्ट इन द क्लासरूम। अगर आपसे पूछे जाए विच वन इज द एक्चुअल स्टेप और एक्ट इन द क्लासरूम, तो आप क्या करोगे? टेक्निक। ठीक है, ये देखो ये सीक्वेंस बनता है LSRW, इसी तरीके से जो है इनको पढ़ा जाता है, सीखा जाता है। लेकिन एक आदमी हुआ है जे ब्राइट, क्या नाम है उसका? JA ब्राइट। तो इस JA ब्राइट ने क्या कहा है, इसने बताया है, मतलब मिस्टर ब्राइट, ये इसको चेंज कर देता है कि अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज का लर्नर है ना, तो उसके लिए ये सीक्वेंस ऐसे हो जाता है, LSWR कर देता है। बस ये बात आपको याद रखनी है इसके नाम के साथ, कि कौन सा ऐसा महानुभाव है जो LSRW के सीक्वेंस को फॉरेन लर्नर्स के उसमें चेंज कर देता है। और क्या चेंज करता है? तो LSWR चेंज करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी देखो दो चीज़ और याद रखनी है आपको इसमें, कि अगर बात है लिसनिंग की और रीडिंग की, तो इनमें कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ, आप क्या लिख रहे हो, मतलब क्या पढ़ रहे हो, उसकी आपको समझ होनी चाहिए, और क्या सुन रहे हो वो भी बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एल में लिसनिंग, हियर एंड अंडरस्टैंड। देखो अंडरस्टैंड घुस रहा है ना इसमें, वही कॉम्प्रिहेंशन, कि लिसनिंग में खाली सुनना नहीं होता है, समझना भी होता है कि वो क्या बोल रहा है। स्पीकिंग में स्पीक एंड एक्सप्रेस, ये तो एक्सप्रेस तो समझ में आ जाएगा। देखो रीडिंग में रीड एंड अंडरस्टैंड, और राइटिंग में राइट एंड एक्सप्रेस। ठीक है, देखो नेचुरल ऑर्डर ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग, देखो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन अलग चीज़ है, लैंग्वेज लर्निंग अलग चीज़ है। समझा देता हूँ मैं, देखो थोड़ा सा एक पेज पे जा करके, ब्लैंक पेज पे बिल्कुल। देखो एक चीज़ होती है लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है, और एक होती है लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, लर्निंग में क्या है और एक्विजिशन में क्या है अंतर है, मैं बताता हूँ। एक आदमी हुआ है स्टेफन क्रासन नाम का, स्टेफन क्रासन। इसने क्या बताया है? इसने बताया कि जो लैंग्वेज लर्निंग है, देखो जब किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो हमारा माइंड उसके बारे में सोच रहा होता है, हम दिमाग से ध्यान देते हैं, पूरा अटेंटिव माइंड होकर के सीखते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग होती है कॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है, कॉन्शियस। और लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन में होता है ग्रहण। जब किसी चीज़ को हम ग्रहण करते हैं, मतलब ये हमें अपने आप होती चली जाती है। जैसे कोई बच्चा है तो वो लैंग्वेज को लर्न नहीं करता, वो एक्विजिशन करता है, उसको एक्विजाइज करता है, तो जो कि एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, अपने आप उसको समझ में आती चली जाती है, अपने आप वो सीखता चला जाता है जो है। ठीक है, इस तरीके की इसमें बातें रहती हैं। और ये मैंने समझा दिया, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये रहा अपना पेज, ये जहाँ अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, लिसनिंग में ये हो गया रिसीव एंड अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, ये याद रखना है आपको। ये जो लिसनिंग और रीडिंग जो है ये तो रिसेप्टिव हैं, और जो रीडिंग और स्पीकिंग और राइटिंग है वो ये जो है एक्टिव स्किल है। ठीक है, एक्टिव या प्रोडक्टिव भी बोल देते हैं अपन इसको, प्रोडक्टिव, और इसको रिसेप्टिव बोल देते हैं, पैसिव या रिसेप्टिव, ऐसी बातें चलती हैं अपनी। ठीक है, ये क्या कह रहा है? लैंग्वेज हैज फोर स्किल्स। ठीक है, LSRW, लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव, पैसिव बिल्कुल, वी रिसीव लैंग्वेज, स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव, ओके मामला। इन रियल लाइफ दीज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड, बिल्कुल इंटर रिलेटेड होते हैं, एंड सपोर्ट ईच अदर, बिल्कुल। गुड लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर्स बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ, बिल्कुल चारों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए गुड लैंग्वेज लर्निंग के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ ऑल स्किल्स। अप्रोच गिव्स डायरेक्शन, मेथड गिव्स प्लान, टेक्निक गिव्स एक्शन। टीचर शुड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मेथड एंड टेक्निक अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड्स कॉन्टेक्ट, बिल्कुल टीचर को बच्चों का लेवल ध्यान में रखते हुए ही और उनके लिए जो है चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए कि कौन सी जो है टेक्निक बेस्ट रहेगी इनके लिए, कौन सा जो है इनके लिए मेथड बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये देखो ये पेड़ दिखा दिया यहाँ पे, कि गुड कम्युनिकेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपके जो है LSRW अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन अपनी। और इसको है ना लैंग्वेज को, और इसको ऐसे भी बांट सकते हो आप, कि जैसे एक डायग्राम बनाए अगर हम, तो कि ये है, ये अप्रोच है, अप्रोच के अंदर मेथड है, और मेथड के अंदर टेक्निक है। ये हो गई अप्रोच, ठीक है, ये हो गया मेथड, और ये हो गई टेक्निक। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने टीचिंग मेथड्स के ऊपर। GTM मेथड, GTM में डायरेक्ट मेथड कई बार पढ़ चुके हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पीड से भी इस क्लास को देख सकते हो अगर आप पहले से पढ़े हुए हो तो। नहीं पढ़े हुए तो थोड़ा ध्यान दे के पढ़ें। देखो एम क्या होता है, इसके और भी अन्य नाम है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अपने, और डायरेक्ट मेथड के भी अन्य नाम है, जैसे कि इसको कहते हैं अननेचुरल मेथड होता है,
क्योंकि ये जो LSRW है उसको सीक्वेंस को प्रॉपर फॉलो नहीं करता। इसको नेचुरल मेथड भी बोल देते हैं, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट आया था। पहले GTM आया था, उसके बाद डायरेक्ट मेथड आया था। अच्छा, ये आ क्यों रहे हैं, मैं बताता हूँ ये क्यों आ रहे हैं। होता ऐसा है कि जब ग्रीक और क्लासिक लैंग्वेज चली आ रही थी, ठीक है, ग्रीक और लैटिन जो कि दोनों क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जब ये लैंग्वेज चली आ रही थी तो लोगों को ये समझ में नहीं आती थी। तो इसलिए ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लाया गया कि भाई जो है, अगर आपको ग्रीक समझ में नहीं आ रही है तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर करके सीख लो। ऐसा ही सेम उसमें कहा गया था कि अगर आपको लैटिन समझ में नहीं आ रही है तो अंग्रेजी में, फ्रेंच में, जो कुछ आपको समझ में आता है उसमें ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हो। तो उस टाइम पे ये आया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके अन्य भी नाम है लेकिन कम पूछे जाते हैं, जैसे कि ये पर्शिया में हुआ था तो इसको पर्शियन मेथड बोल देते हैं। पुराना है तो क्लासिकल मेथड बोल देते हैं, ओल्डेस्ट मेथड बोल देते हैं, ट्रेडिशनल बोल देते हैं। और एक नाम इसका याद रखना, सिरेरोनियन मेथड, सिरेरोनियन मेथड भी इसको बोल देते हैं। ये नाम थे इसके मैंने जो बोले, आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपने नहीं लिखे तो स्पीड स्लो करके, पॉज करके, जो भी। डायरेक्ट मेथड, इसके भी कुछ नाम है। इसको नेचुरल मेथड बोल देते हैं, और ये इसके एंटी ग्रामेटिकल भी बोल देते हैं इसको, इस तरीके की बात है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ट्रांसलेट करना सिखाते हैं बच्चे को, टू एनेबल लर्नर्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड द लिटरेचर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, की जो लैंग्वेज है जिसको वो पढ़ना चाहता है वो उसको पढ़ पाए, मतलब अपनी मदर टंग के अकॉर्डिंग, मदर टंग में ट्रांसलेट कर करके। टू एनेबल लर्नर्स थिंक, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द टारगेट लैंग्वेज डायरेक्टली। डायरेक्ट इसमें मेथड में जो है अपन डायरेक्ट बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, कोई बच्चा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में और वो स्पीकिंग कर रहा है अंग्रेजी की, तो वो क्या करेगा, पहले जैसे आप, उसकी मदर टंग हिंदी है तो वो हिंदी में सोचेगा, देन उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेगा अंग्रेजी में, और फिर उसके बाद उसको बोलेगा अंग्रेजी में। तो इसमें जो है प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे ये कोई बच्चा है, बेचारा अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा है, पहले हिंदी में सोच रहा है, ठीक है, फिर इसको ट्रांसलेट कर रहा है अंग्रेजी में, और देन इसको बोल रहा है, तो ये इसमें फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। जो है डायरेक्ट मेथड में ये कहा जाता है कि आप सोचो ही अंग्रेजी में, और अगर आप अंग्रेजी वाकई में सीखना चाहते हो तो आप सोचो इंग्लिश में। जैसे आप सोचते हो ना कि आज मुझे जो है कपड़े खरीद के लाने हैं, तो आप सोचो अंग्रेजी में कि टुडे आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर टू बाई सम क्लॉथ्स फॉर मी ऑन द फॉर द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिवाली, या जो कुछ भी आप कपड़े ले रहे हो जिस भी चीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको ऐसा करना चाहिए, सोचो अंग्रेजी में। ये डायरेक्ट मेथड कहता है कि बॉन्ड बनना चाहिए उसके बीच में, डायरेक्ट, ठीक है। नेचर ऑफ मेथड, इट इज़ इनडायरेक्ट मेथड, बिल्कुल LSRW को फॉलो नहीं करता, ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें मदर टंग का यूज़ होता है, इसमें नहीं होता है। ये बात कई दफ़ा पूछ ली गई है, पता नहीं कितनी बार पूछ ली गई। ग्रामर ट्रांसलेट में ट्रांसलेट कर रहे हो मदर टंग से टारगेट लैंग्वेज में, टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में, यही तो होता है इसमें। टारगेट लैंग्वेज से मदर टंग में, इसमें मदर टंग का यूज़ होता नहीं है, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है जो डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। इसीलिए मैंने इनको कंपैरेटिवली लाया हूँ मैं इनको। वोकेबलरी कैसे सीखते हैं, अच्छा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे देगा वो मदर टंग में दे देगा टीचर, इसमें उसमें ही देगा। वोकेबलरी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आइसोलेटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, की ऐसे लाएगा, ऐसे एप्पल, और एप्पल का मतलब सेब, इस तरीके की वोकेबलरी इस्तेमाल की जाती है डायरेक्ट मेथड में। वोकेबलरी इज टॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस एंड सिचुएशंस, एक्शंस और डेमोन्स्ट्रेशंस से भी समझा दी जाती है इसमें, ठीक है, एक्शंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। जैसे कोई एप्पल आया तो एप्पल को सेब नहीं बोलेगा टीचर, उसको समझाएगा कि ए राउंड वाइट फ्लैश्ड और फ्रूट विद वाइट, मतलब ए राउंड फ्रूट विद वाइट फ्लैश, इस तरीके से कि मतलब सफ़ेद होता है अंदर से बाहर से, इस तरीके का राउंड गोल गोल होता है, ऐसे समझाएगा एक्शन या डेमोन्स्ट्रेशन से। इसके अलावा वो एप्पल ला के भी दिखा सकता है, लेकिन सेब नहीं बोलेगा, समझ रहे हो ना, सेब को सेब नहीं बोलेगा, वो कुछ भी करेगा लेकिन सेब नहीं बोलेगा वो। एक्शन डेमोन्स्ट्रेशन से समझाएगा, पिक्चर दिखाएगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है भैया अपना। ग्रामर इसमें सेपरेटली सिखा दी जाती है अलग से, तो इसको डिडक्टिव कहते थे। डिडक्टिव इंडक्टिव कई बार समझा चुका हूँ मैं। इंडक्टिव में ई से याद रखना है, इंडक्टिव एग्जाम्पल टू रूल, इंडक्टिव एग्जाम्पल टू रूल। तो डिडक्टिव में सेपरेटली पढ़ाते हैं अलग से, इसमें ग्रामर को जो है नहीं पढ़ाया जाता है अलग से, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाता है। जैसे ही कोई चीज़ आएगी तो उसको वहीं का वहीं बता दिया जाएगा, और इसमें इंडक्टिवली होता है। इसमें हम चलते हैं रूल टू एग्जाम्पल, और इसमें चलते हैं हम एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है। सिलेबस कैसे डिजाइन होता है, कंटेंट ऑफ द लैंग्वेज, ग्रामर, वोकेबलरी, ट्रांसलेशन, बिल्कुल ट्रांसलेशन काम में ले लेते हैं, ग्रामर वोकेबलरी सिखा देते हैं। ये एवरीडे कन्वर्सेशनल टॉपिक्स और सिचुएशंस पे बेस्ड होता है डायरेक्ट मेथड। रीडिंग एंड राइटिंग पे इसमें बहुत जोर दिया जाता है, बिल्कुल आपको सिखाया भी बताया भी गया है पहले ही मैंने, कि जो LSRW हैं और इसमें जो LSRW हैं, ये RW को फोकस कर देता है, ये LS को फोकस कर देता है। तो ना तो ये कोई काम कर रहा है, इसने इनको जो है वो कर दिया,
और ब्लर, और इसने इनको ब्लर कर दिया, ब्लर मतलब ध्यान कम दिया। तो ये समस्या आ गई इसमें। लिटरेरी टेक्स्ट, क्लासिकल वर्क्स एंड ग्रामर बुक्स आर यूज्ड। बिल्कुल सारी की सारी क्लासिकल चीज़ें अपन इसमें इस्तेमाल करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। लेसन्स आर बेस्ड एवरीडे लाइफ सिचुएशंस वाले, और पिक्चर्स बता रहा था मैं, पिक्चर्स भी इस्तेमाल कर दिए जाते हैं इसमें। टीचर अथॉरिटी होता है इसमें, एंड मेन सोर्स ऑफ नॉलेज भी होता है इसमें। इसमें गाइड फैसिलिटेटर होता है, मतलब इसमें जो स्टूडेंट है वो एक्टिव होता है, समझ रहे हो, स्टूडेंट एक्टिव होता है और टीचर भी एक्टिव ही होता है एक तरीके से, गाइड या फैसिलिटेटर मान सकते हो आप, लेकिन एक्टिव होता है टीचर भी। टीचर और उसके मतलब दोनों ही एक्टिव होते हैं। लर्नर पैसिव होता है इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, और इसमें एक्टिव होता है, मैं बता रहा था अभी। ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज का जो है एसेंशियल है, दोनों में सीख जाता है। और जैसे कोई बच्चा मदर टंग को टारगेट लैंग्वेज में सीख गया और टारगेट, तो उसको समझा जाता है विद्वान आदमी, कि भाई ये तो जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देता है, विद्वान है। ट्रांसलेशन इज अवॉइडेड, इसमें ट्रांसलेशन पे कोई जोर नहीं दिया जाता है। थिंकिंग इन टारगेट लैंग्वेज इज इनकरेज, मैं कह रहा था ना बच्चे को सोचने ही उसी में दो। वो कहता है इमर्शन, इमर्शन समझ दो, इमर्शन होती है डुबकी, कि इसकी भी अंग्रेजी में डुबकी लगवा दो हर तरीके से अंग्रेजी, मतलब बच्चा खाए अंग्रेजी और पहने अंग्रेजी, हगे अंग्रेजी, मतलब सब काम उसके अंग्रेजी में होने चाहिए जो। तो ये होता है इमर्शन, इमर्शन बोलते हैं इसको, IEMME ऐसे स्पेलिंग है इसकी। प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस, प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा जोर नहीं देते। कहाँ से देंगे, जब आप रीडिंग पे और राइटिंग पे सारा जोर दे रहे हो, तो प्रोनाउंसिएशन का वजह, इसमें प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन पे पूरा जोर दिया जाता है डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। एक्यूरेसी क्या है, एम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी, चीज़ सही लिखी जानी चाहिए। इसमें फ्लुएंसी पे जोर होता है जो है, कि बच्चे की फ्लुएंसी बनने दो, एक बार को फ्लुएंसी बन जाएगी तो धीरे धीरे वो एक्यूरेसी भी आ जाएगी उसमें। इसमें रिटन टेस्ट होते हैं, ट्रांसलेशन एक्सरसाइज होती हैं, ग्रामर एनालिसिस होता है। ओरल ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मौखिक टेस्ट होते हैं, टीचर टारगेट लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा टारगेट लैंग्वेज में ही आंसर करेगा। कॉन्वर्सेशन होती है, क्वेश्चन आंसर होता है, रोल प्ले हो जाता है। और अल्टीमेट गोल क्या है, इसको रीड मतलब वो पढ़ पाए। मैं बता तो रहा हूँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसीलिए लाया गया था कि जो है वो लैटिन और ग्रीक की चीज़ों को पढ़ नहीं पाते थे लोग, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनको ट्रांसलेट कर करके पढ़ लिया जाए, तभी आया था ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और ये टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बिल्कुल बच्चा बात कर पाए टारगेट लैंग्वेज में, इसीलिए ये लाया गया था, ठीक है। वैसे ये टर्म इस नाम से यूज़ नहीं हुई है यहाँ पे, ये बाद में यूज़ होती है, डेल हाइम्स यूज़ करता है CLT के टाइम, और बता दूंगा मैं उस टाइम पे। लेकिन इनका अल्टीमेट गोल यही होता है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से मतलब है कि वो बच्चा बोल पाए, ठीक है। GTM फोकस एज ए लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस है, ये लैंग्वेज एज ए टूल, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे फोकस है, ठीक है। दोनों ही काम के नहीं बचे थे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों हो गए हैं अपने, ठीक है। अब करते हैं अपन SLT, सिचुएशनल लैंग्वेज, ये स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग, और ALM ऑडियो लैंग्वेज में जो है ये, और ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है, इसको आर्मी मेथड भी बोल देते हैं, ASTP भी बोल देते हैं, आर्मी स्पेशल ट्रेनर्स जो एक प्रोग्राम था, इसका नाम ASTP के नाम से भी ये आया था, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड की अगर मैं, और देखो नाम मैं भूल गया, मैं बता देता हूँ आपको, अगर रह गया तो कोई रिफॉर्म मेथड भी बोल देते हैं इसको, नेचुरल मेथड भी इसको बोल देते हैं जो है, एंटी ग्रामेटिकल भी बोल देते हैं। और इसमें जो है प्रोनाउंसिएशन पर और उस पर स्ट्रेस पर बराबर जोर दे रहे थे, तो इसको फोनेटिक मेथड भी बोल देते हैं। ये नाम है, याद नहीं रखने। इसके अलावा इनमें उनके भी नाम हैं कुछ, जैसे इसके प्रोपाउंडर्स हैं और इसके भी प्रोपाउंडर्स हैं, उनके भी नाम चलते हैं, लेकिन अपन क्या है बहुत ज़्यादा ध्यान उन पर देते नहीं हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी नहीं आता है वहाँ से। और मैं बता दूंगा अगर लास्ट में, चलो सुन लो, यहीं का यहीं सुन लो। इसमें जैसे डायरेक्ट मेथड में तो चार्ल्स बर्लेट्स है, क्योंकि ये इसको बर्लेट्स मेथड इसी के कारण बोला जाता है। फ्रैंक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक तो बर्लेट्स है इसमें जो है काम का आदमी, और एक है इसमें फ्रैंक है, और एक है इसमें सोवियर। ये याद रख लेना आप तो तीन, ठीक है। ये बर्लेट्स, फ्रैंक और सोवियर इसमें डायरेक्ट मेथड में। और अगर मैं GTM की बात करूँ तो GTM में आप कुछ नाम याद रख लेना जो है, कार्ल प्लॉट्स है अपने, एक तो कुछ मोस्ट फेमस नाम ही बता रहा हूँ मैं, सारे नहीं बता रहा हूँ। और जोहान मेडिंगर है इसमें एक, ठीक है, जोहान मेडिंगर है। और एक और नाम याद रख लेना इसमें आप, HG ओलेंडोर्फ, क्या HG ओलेंडोर्फ, ठीक है। ये आप तीन नाम इसमें देख लेना, कार्ल प्लॉट, जॉन मेडिंगर और HG ओलेंडोर्फ, ठीक है। और इसमें बर्लेट्स, फ्रैंक और सोवियर, ये दो तीन नाम आपको याद रखने। बाकी इसके नाम मैंने बता दिए हैं, इसकी भी बता दिए हैं, सबके नाम बता दिए। ये हो गए आपके फिनिश। अब चलते हैं अपन स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग पे और उस पर ऑडियो लिंगुअल मेथड पे, ठीक है। ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ तो ये 1950s में आया है, ये 1940s में आया है, ये USA में आया है,
बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी पे बेस्ड है, ये स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक्स पे। इसमें एसएलटी में तो आपको जो है ये चीज़ याद रखनी है, 275 जो है स्ट्रक्चर्स हैं और 3000 जो है वर्ड्स इसमें सिखाए जाते हैं। 3000 वर्ड्स इनमें आपको सिखा देंगे, परिपक्व कर देंगे आपको। और जब आपको ये 275 मतलब इसमें मोस्ट जो है स्ट्रक्चर ले ली हैं आपकी, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एसओएस अप्रोच भी इसको जो है बोल देते हैं, ठीक है। इसमें सेंटेंस पैटर्न चलता है, फ्रेज पैटर्न चलता है, फार्मूला पैटर्न, ईडियम पैटर्न, इस तरीके की जो है सर्टेन स्ट्रक्चर्स इसमें चलती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। ये 1940s में आया, ये आर्मी के लिए आया था। आर्मी वाले लोग क्या, जैसे दूसरे देशों की सेनाएं अपन ने भर्ती कर ली, भाई वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा ही तो हो रहा था। गांधी को तो भर्ती करने वाला सार्जेंट ही बोला गया है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जो आपने भर्ती किया है, अच्छा आपकी जो किताब है वो रेनेन एंड मार्टिन, तो वो कौन है रेनेन एंड मार्टिन, कभी सोचा है आपने? फिर कभी बताऊंगा, अभी आप अपने ऊपर मतलब अपने आप से खोजने की कोशिश करना कि रेनेन एंड मार्टिन कौन लोग हैं। हालांकि रेफरेंस समझ में आ भी सकता है आपको, क्योंकि मैं इस टाइम पे वही चीज़ें करवा रहा हूँ, तो समझ में आ जाए कि ये क्या है। आर्मी है जो है, आर्मी में सैनिक ले लिया आपने दूसरे देश के। अब जो आपके आर्मी का कैप्टन है या कर्नल है, उसको वो भाषा समझ में आ नहीं रही है जो वो लोकल आप बंदा लेके आए हो दूसरे देश से बोल रहा है, तो ये आर्मी के सैनिकों को सिखाने के लिए जो है ये आई थी। ऐसे रेनेन मार्टिन भी उनके लिए बनाई गई थी, सैनिकों के लिए, ताकि सैनिक इस बुक को पढ़ करके जो है वो सीख लें। और आप किस में काम में ले रहे हो उसको? सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी। कोई बात नहीं है, तो अंग्रेजी उसको पढ़ो, अच्छी बुक है काफ़ी, ग्रामर के लिए तो अल्टीमेट है। तो ये बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है, लर्निंग थ्रू हैबिट्स, हैबिट्स के थ्रू जो है इसमें लाया जाता है। ड्रिलिंग होती है, इन दोनों में ड्रिलिंग होती है, इसमें स्ट्रक्चरल में भी ड्रिलिंग होती है और इसमें ऑडियोलिंगुअल में भी ड्रिलिंग होती है। बहुत 9-9 10-10 घंटे ड्रिलिंग करते हैं, एक ही पैटर्न को बोलते बोलते सीखते जाते हैं। टू टीच स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फोर लैंग्वेज स्किल्स, बस इसी से सिखाया जाता है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इसमें भी वो हैबिट्स ऑफ करेक्ट स्पीच थ्रू ड्रिल्स एंड रिपीटेशन, वही इसमें भी रिपीटेशन है, इसमें भी रिपीटेशन है। स्ट्रक्चरल मेथड है, ये बिहेवियरल मेथड है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये कहता है कि लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर से बनी हुई है, ये कह रहा है सेट ऑफ हैबिट्स। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो है ध्यान दिया जाता है। सिलेबस इज बेस्ड ऑन टिपिकल सिचुएशंस एंड पैटर्न्स पे, कि ऐसी सिचुएशन फंस गई है तो क्या करोगे, ऐसी है तो क्या करोगे। वोकेबलरी इज टॉट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट एलोंग विद स्ट्रक्चर, बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में उसको समझाया जाता है। मेमोराइजेशन एंड रिपीटेशन, मतलब सेम सेम सी बातें हैं, इनमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, ये तो मैंने लिख दिया है ऐसे कंपैरेटिवली स्टडीज़ की, बाकी इनमें ज़्यादा अंतर बनता नहीं है क्योंकि ये सेम सेम ही बातें हैं। ये यूएसए का है, ये ब्रिटिश का है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, बिल्कुल ठीक है, देखो थ्रो एग्जाम्पल्स, ये भी इंडक्टिवली सिखा रहा है, थ्रो पैटर्न सेंटेंस। रियलिस्टिक डायलॉग्स होते हैं इसमें, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, जो इसमें रियलिस्टिक डायलॉग होते हैं, रीडिंग पैसेज एंड लैंग्वेज सैम्पल्स आर यूज्ड। इसमें डायलॉग्स आर्टिफिशियल होते हैं। और हाँ, एएलएम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है रेडियो, कि इसमें जो है ये टीचर आता है वो रेडियो लेकर के आता है, रेडियो से बच्चों को सुनवाता है कि बच्चों सुनो और समझो कि ये क्या बोल रहा है। डायलॉग होते हैं इसमें पूरे आर्टिफिशियल होते हैं। टीचर इज मॉडल, फैसिलिटेटर एंड गाइड, ठीक है। इसमें ड्रिल मास्टर, कंट्रोल, वो कहते हैं ना मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा, वो वाली चीज़ इसमें आ जाती है एएलएम में। लर्नर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, बिल्कुल लर्नर एक्टिव होता है, इसमें पैसिव होता है क्योंकि वो रेडियो से सुन रहा होता है, ठीक है। प्रैक्टिस इज डन थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज यूज़, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन और लैंग्वेज यूज़ में ये इस्तेमाल की जाती है, प्रैक्टिस करी जाती है। वही पैटर्न रिपीटेशन इधर कर रहे हैं। ऑल फोर स्किल्स पे इसमें ध्यान दिया जाता है। एसएलटी में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग बस, क्योंकि वो है भैया अपना सैनिक है इसमें, आर्मी मेथड में तो एएसटीपी प्रोग्राम के तहत आया था ये, ठीक है, आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो सैनिक है वो अपने जो है सुन ले अच्छी बात और बोल दे, मतलब जो उसको मैसेज दिया जा रहा है वो सुन ले और बोल दे दूसरा मैसेज, इतनी सी बात है। एरर्स आर व्यूड एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग, बिल्कुल, मतलब एरर्स को इसमें वो किया जाता है कि भाई एक तो स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं और उसमें भी तुम एरर कर रहे हो तो एरर को अवॉइड करो, इसमें भी एरर को अवॉइड किया जाता है और तुरंत उसको सही किया जाता है कि स्ट्रक्चर गलत नहीं जानी चाहिए दिमाग में। अल्टीमेट गोल यही है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात कर पाएँ, ये करेक्ट स्पीच बोल पाएँ, वही कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वाली बात है। अच्छा, इसमें जो सारा फोकस है वो दिया जाता है एक्यूरेसी पे, किस पे? इन दोनों में ही, कि एक्यूरेसी जो है आपकी वो है परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके की बातें इसमें चलती है। एसएलटी फोकस ऑन लैंग्वेज स्ट्रक्चर, वही मैं कह रहा था 275 स्ट्रक्चर्स हैं और 3000 जो है वर्ड्स हैं। हैबिट बनानी है, ड्रिल्स और रिपीटेशन दोनों की सेम सेम सी बात है। बाइलिंगुअल मेथड एंड डॉक्टर वेस्ट साइलेंट मेथड, ये दो मेथड और आए थे बीच में।
जब इनकी कमियाँ निकल रही थी, डायरेक्ट मेथड जो है पूरा अंग्रेजी में बोल रहा है, अंग्रेजी के टीचर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, टीचर स्पीड से अंग्रेजी बोल जाता है, बच्चे को पल्ले ही नहीं पड़ती है, तो इस तरीके की बातें थी। तो ये कुछ और भी मेथड आए थे, हालाँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों मेथड, लेकिन फिर भी अपन एक बार इनको देख लेते हैं जब अपन को देखना ही है तो, ठीक है। बाइलिंगुअल मेथड जो है ये कहाँ गया, ये इसको सैंडविच टेक्निक भी आई थी इसमें एक, सैंडविच टेक्निक। सैंडविच टेक्निक समझते हो? सैंडविच टेक्निक से मतलब है जो सैंडविच में दोनों साइड से, मतलब दोनों भाषाएं इस्तेमाल कर लो, जो मतलब एक बार अंग्रेजी में बता दो, हिंदी में भी बता दो, तो इसमें तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा भाई, दोनों में बताएंगे तो इस तरीके की बातें ये कहता है। इसको लाने वाले आदमी थे जो बाइलिंगुअल मेथड को, सीजे डॉडसन, ठीक है। और इसको माइकल वेस्ट लाए थे, माइकल पी वेस्ट, ठीक है। डेवलप्ड इन द मिड 19th सेंचुरी, ये तभी आ रहे हैं। और देखो फास्ट स्टेप कर देता हूँ मैं इसको, ये ज़्यादा काम के नहीं है, इतना ही बात याद रखनी है इसमें। एक तो सीजे डॉटसन का नाम याद रखना है इसमें लाने वाला, इसमें माइकल पी वेस्ट का नाम याद रखना है। ये साइलेंट रीडिंग पे फोकस करती है, यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ दो आप, ये खुद ही कहता है, तो अपन जल्दी जल्दी इसको पढ़ देंगे जो। ये नेचुरल अप्रोच एंड अर्ली आइडियाज़ ऑफ डायरेक्ट मेथड देख लो, अर्ली वो डायरेक्ट मेथड से प्रभावित था, डायरेक्ट मेथड की कमियां दूर करने के चक्कर में आया था। ये साइकोलॉजी में लर्निंग टू रीड और बिफोर रीडिंग टू लर्न, मतलब पढ़ने से पहले, सीखने से पहले पढ़ना सीख लो, पढ़ने से पहले सीखना सीख लो, इस तरीके की बातें ये करते हैं। टू टीच द टारगेट लैंग्वेज थ्रू द मीडियम ऑफ मदर टंग, बिल्कुल मदर टंग का इस्तेमाल करते हुए पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। बाइलिंगुअल क्योंकि ये दोनों भाषाओं को सपोर्ट करता है, ठीक है। टू डेवलप द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, बस रीडिंग के साथ और लिसनिंग के साथ मैंने बताया, अंडरस्टैंड या कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल चलता ही चलता है। तो ये कहता है टारगेट लैंग्वेज साइलेंट ही है, क्विकली आप पढ़ दो उसको साइलेंट पे। ये ट्रांसलेशन मेथड है, ये रीडिंग मेथड है। बोथ मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज आर यूज, टारगेट लैंग्वेज इज यूज, मदर टंग इज नॉट अलाउड इन द क्लासरूम, ठीक है। और रीडिंग एंड राइटिंग और रीडिंग स्किल, साइलेंट रीडिंग इज एम्फेसाइज्ड, साइलेंट रीडिंग पे पूरा जोर है माइकल पी वेस्ट का, ठीक है। और क्या है इसमें, वोकेबलरी इज टॉट यूजिंग द मदर टंग, बिल्कुल सिखा दो मदर टंग का यूज कर करके वोकेबलरी। इसमें वोकेबलरी इज टॉट डायरेक्टली थ्रू पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट विदाउट यूजिंग, मदर टंग का प्रयोग मत करो, समझो उसको। इंडक्टिवली, इंडक्टिवली यूज हो रहा है ग्रामर का। टेक्स्ट बुक, पैसेज, स्टोरीज एंड डायलॉग्स आर यूज्ड, सब तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंग रीडिंग मटेरियल्स, मतलब रुचिकर जो है रीडिंग मटेरियल आना चाहिए आपके पास। टीचर इज ए गाइड, एक्सप्लेनर एंड ट्रांसलेटर, बिल्कुल। टीचर फैसिलिटेटर, ऑब्जर्वर एंड डायरेक्टर ऑफ रीडिंग एक्टिविटीज़, बच्चा पढ़ रहा है तो उसको टीचर बस देखेगा, ठीक है। इसमें टीचर उसको गाइड भी है, एक्सप्लेन भी करेगा चीज़ों को, ट्रांसलेट भी करेगा, समझ में नहीं आ रही है। लर्नर का रोल क्या है इसमें, लर्नर इज मोर पैसिव एंड डिपेंड्स ऑन टीचर सेक्शन, बिल्कुल, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जहाँ भी मैं अटकता हूँ मेरा ये जो है टीचर ट्रांसलेट कर देता है, तो वो उसके इंतजार में रहता है, टीचर की एक्सप्लेनेशन का वेट करता है, डिपेंड रहता है उस पर। इसमें लर्नर खुद एक्टिव रहता है क्योंकि वो साइलेंट रीडिंग कर रहा होता है, ठीक है। साइलेंट रीडिंग में अपने आप से जो एक्टिव रहता है वो। ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज, रीडिंग अलाउड, राइटिंग, ग्रामर एक्सरसाइज, इस तरीके की इसमें कुछ एक्सरसाइज चलती हैं। साइलेंट रीडिंग, आंसर राइटिंग, क्वेश्चनिंग, रिटेलिंग, समरीज, ये इसमें चलती हैं। मतलब कुल मिला के देखो जो चीज़ फोकस हो रही है वो यही हो रही है, साइलेंट रीडिंग, 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 और ये रीडिंग का ही मामला है पूरा इसमें। तो ये बाइलिंगुअल है, ये दूसरी लैंग्वेज भी अपने साथ इस्तेमाल कर लेता है, इतनी सी बात है बस। रीडिंग स्पीड इज़ नॉट ए मेजर कंसर्न, कोई दिक्कत नहीं रीडिंग स्पीड कुछ भी, लेकिन इसमें रीडिंग ही होनी चाहिए भाई साहब, फास्ट एंड एक्यूरेट, पूरा जोर माइकल पी वेस्ट का रीडिंग पे। टू इनेबल लर्नर्स टू रीड एंड राइट द टारगेट लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, बिल्कुल, कि बाइलिंगुअल में ये कि भाई साहब मदर टंग का यूज़ करते करते आप सीख जाओ इसको। और इसमें क्या है, टू डेवलप द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग एंड अंडरस्टैंड द थॉट्स ऑफ क्विकली एंड एक्यूरेटली, रीड करके समझो चीज़ों को, क्विकली समझो, एक्यूरेटली समझो, रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, रीडिंग एक्सेलरेट होनी चाहिए आपकी। बाइलिंगुअल मेथड यूजेस बोथ मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि ये मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज दोनों पे जोर देता है, और ट्रांसलेशन के लिए, मतलब ट्रांसलेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओनली टारगेट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, साइलेंट रीडिंग पे फोकस रहता है, स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ ये दोनों समझ में आए होंगे आपको, बाइलिंगुअल मेथड और डॉक्टर वेस्ट का ये मेथड, और इधर ये स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज टीचिंग और ऑडियोलिंगुअल मेथड, और इधर ये DTM और डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपनी अंतिम पड़ाव की तरफ, जो है अंतिम पड़ाव है अपना कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, ये तो ये नहीं हुआ कि हाँ यही अंतिम पड़ाव, ठीक है। अपन बात करेंगे CLT की और ALM की। ALM की हालांकि अपन तुलना कर चुके हैं अपन इससे, और अगर मैं ALM के बारे में और बताऊं, ALM में जो है कौन कौन थे, या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच में कौन कौन से जो है प्रोपाउंडर आते हैं, तो SOS अप्रोच की बता देता हूँ पहले, स्ट्रक्चरल के।
देख लो आप एक बार। स्ट्रक्चरल अप्रोच में कुछ आदमियों के नाम है जो इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट तो क्या है आपको पता होनी चाहिए। कुछ ब्रिटेन के हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मैं एसओएस अप्रोच के जो है कंट्रीब्यूटर्स। एसओएस क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एसओएस अप्रोच मेजर, ठीक है। इसमें कुछ अपन पढ़ेंगे ब्रिटेन के आदमियों के नाम। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे काम आएंगे। और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं कुछ, ठीक है। तो ब्रिटेन की एसओएस अप्रोच में कौन कौन है? पामर, हॉर्नबाई, गेट्सबाई और फ्रिशबाई, आराम से याद रख सकते हो आप। पामर, पामर को तो और भी आगे पढ़ना है आपको। पामर, और ये है आपके हॉर्नबाई, और है आपके गेट्सबाई, और है आपके फ्रिशबाई, ठीक है। फ्रिशबाई, और एक फ्रेंच है, याद रखना। फ्रेंच और फ्रैंक में कंफ्यूज मत होना। जो फ्रेंच है ये तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का है, और जो फ्रैंक है वो डायरेक्ट मेथड का आदमी है, ठीक है, डीएम का। और ये इसका है, ऑस्ट्रेलिया से हो रहे हैं इसमें कुछ पैटिसन और टेट, दो नाम ये याद रखने हैं आप। रह जाए तो रख लेना, मैंने वैसे क्वेश्चन देखा नहीं है इनका ऐसा कोई, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है क्योंकि इसमें एक पामर पता होना चाहिए, क्योंकि इस पामर की ऐसी तैसी आगे जाके नॉम चॉम्स्की करेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या क्या मामला था, पामर क्या कहता है, नॉम चॉम्स्की क्या कहता है, आपस में क्या विवाद था इनका, पूरी बात करेंगे अपन। नॉम चॉम्स्की जो है लिंग्विस्ट हुआ है बहुत बड़ा, आपको पता होना चाहिए नॉम चॉम्स्की के बारे में, ठीक है। ये भी बताऊंगा मैं सारी। फिलहाल आप पामर पे ध्यान दें। पामर इसमें एसओएस अप्रोच से जो है जुड़ा हुआ आदमी इसने। और इसमें करते क्या है अपन, इसमें ड्रिलिंग करते हैं अपन एसओएस में, स्ट्रक्चर 275 जो है ड्रिल होती हैं, ठीक है। पामर की दो बात आपको यही बता देता हूँ, याद रख लेना। एक तो इसने दी है सब्स्टिट्यूशन टेबल कंसेप्ट, सब्स्टिट्यूशन टेबल कंसेप्ट, ठीक है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट, ये एक चीज हटा के दूसरी जोड़ दो। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम को हटा के मोहन इज गोइंग टू मार्केट, इस तरीके की चीजें सब्स्टिट्यूशन टेबल। एक इसने बात बोली है कि लैंग्वेज इज ए हैबिट फॉर्मेशन। क्या क्या बोला है इसने, देखो। पामर, पामर ने एक तो दी है सब्स्टिट्यूशन टेबल, और एक इसने दिया है क्या, लैंग्वेज इज ए हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज क्या है, हैबिट फॉर्मेशन है, मतलब आदत है, ठीक है। ये इसी लाइन की जो है विवाद की जड़ है ये। अब इसमें नॉम चॉम्स्की इससे क्या कहता है, नॉम चॉम्स्की लेके आता है सीएलटी में, और इनकी जड़ें खराब कर देता है एएलएम की, क्योंकि ये एक जैसी तो थे, मैंने बताया था कि ये एसएलटी और एएलएम एक जैसी बातें हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये एएलएम की जड़ खराब कर देता है, कैसे खराब कर देता है नॉम चॉम्स्की, क्योंकि पामर का नाम बहुत चल रहा होता है उस दौरान। तो ये कहता है लैंग्वेज हैबिट है, और हैबिट जिस तरीके से डेवलप की जा सकती है वैसे ही आप लैंग्वेज को सीख सकते हो। लेकिन चॉम्स्की का कहना है कि देखो, समझो ठीक भी है चॉम्स्की का कहना, कि जैसे मंकी है मान लो, मंकी हैबिट बना देता है आदमी जैसी, बना देता है कि नहीं बना देता है। जैसे साइकिल है, साइकिल चलाना हैबिट है, ठीक है। तो ये साइकिल चला देता है मंकी, लेकिन मंकी हमारी तरह जो है स्पीकिंग नहीं कर पाता है। तो इसका इससे यही कहना है कि चॉम्स्की का इससे पामर से, कि पामर भाई साहब अगर लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन है तो इस बंदर को सिखाओ ना आप भाषा। साइकिल तो चला देता है ये हमारी तरह, हैबिट तो है इसके अंदर। लेकिन ये कहता है कि हमारे जो है, हम मनुष्य जो है एक जन्मजात जो है और डिवाइस लेके पैदा होता है अपने गले में, ठीक है। डिवाइस गले में लेके पैदा होता है और उसी से वो बोल पाता है, उसी से वो सीखता है, ठीक है। ऐसी बातें करेंगे अपन। पहले एक बार इसका कंपैरिजन देख लेते हैं अपन एएलएम और सीएलटी का, ठीक है, फटाफट से। ये ऑडियोलिंगुअल मेथड है, ये डेवलप्ड इन 1940s इन द यूएसए बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी। बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी पे जो है ये बेस्ड था अपना एएलएम। इसके बाद कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये 1970s में आया है यूरोप के अंदर, रेस्पॉन्स टू द नीड फॉर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये देखो, ऐसी सी बात डीएम में भी करी थी हमने कि वो भी बेचारा जोड़ देता है, लेकिन उनको नाम नहीं पता था कि ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस बोलेंगे इसको अपन, जो है, ठीक है। बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, लर्निंग थ्रू हैबिट्स, बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है, ये भी बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है। बेस्ड ऑन कम्युनिकेटिव थ्योरी, ये कम्युनिकेटिव थ्योरी का मामला इसमें।
इंटरेक्शन एंड मीनिंग। टू डेवलप करेक्ट स्पीच हैबिट, ALM वही है, मैं बता रहा था कि करेक्ट स्पीच हैबिट्स जो है डेवलप करना चाहता है, ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वो करना चाहता है। और रियल लाइफ सिचुएशंस होती है, इसमें ड्रिल्स एंड रिपीटेशंस होता है, इसमें मैंने बता रहा था कि रेडियो का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, और इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस दिखाई जाती हैं। ठीक है, कि जैसे आप गए हो मार्केट में, और मार्केट में आपके लिए मतलब कैसे बोलोगे, क्या चीज़ें रियल लाइफ सिचुएशन से जो है सामना करवाया जाता है, और आपको बोलनी अंग्रेजी है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है आपको लाना है, इस तरीके की इसमें बातें चलती हैं। और अगर मैं ALM के नामों की बात करूँ तो ALM के कुछ नाम भी हैं अलग अलग। आर्मी मेथड है, इसको ओरल अप्रोच भी बोल देते हैं। ओरल तो ये AU ऑडियो वाला, और ये बोलने वाला, और ये अप्रोच ओरल अप्रोच भी बोल देते हैं इसको। इसको मिशिगन मेथड भी बोल देते हैं, है ना, और मिशिगन मेथड, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, मिशिगन मेथड बोल देते हैं इसको। ये CH आई है, ठीक है, IMICH मिशिगन मेथड बोल देते हैं इसको। और ये अमेरिकन वर्जन ऑफ ब्रिटिश SLT, मतलब ब्रिटिश में जो SLT था उसका अमेरिकन वर्जन, ठीक है। SLT तो चलता था ब्रिटेन में, और ALM चलता था अमेरिका में, ठीक है। सैनिकों का मेथड भी है, ये आर्मी मेथड भी है, इन्फॉर्मेंट मेथड भी इसको कह देते हैं जो है, ठीक है। ये कुछ नाम है इसके, याद रह जाए तो कर लेना, बाकी ALM तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। इस तरीके की इसमें बातें करता है। इसमें एक टर्म और आती है ऑडियो लिंगुअल मेथड में, जिसका नाम है ऑडियो लिंगुअलिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जो है, ऑडियो लिंगुअलिज्म। और ये ऑडियो लिंगुअलिज्म जो टर्म है वो दी थी, उस आदमी का नाम है नेल्सन ब्रुक्स। अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाए हु कॉइन्ड द टर्म ऑडियो लिंगुअलिज्म, तो आप बता दोगे ना नेल्सन, ये है नेल्सन ब्रुक्स, ठीक है। नेल्सन ब्रुक्स ने ये जो ऑडियो लिंगुअलिज्म टर्म दी थी। इसके अलावा इसमें चार्ल्स सी फ्राइज भी है इस ऑडियो लिंगुअलिज्म मेथड में। इस तरीके के 2-4 आदमियों का नाम आप देख लेना, है ना, याद रख लेना, अगर रह जाए तो, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। और आगे बात करते हैं अपन इसमें, इधर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT हो गया, ये हो गया, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात करते हैं इसमें। अच्छा, ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टर्म किसने दी थी सबसे पहले, अगर मैं बात करूँ तो ये दी थी भाई साहब डेल हाइम्स ने। आपको इसका नाम पता रहना चाहिए, डेल हाइम्स, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इसने दिया है। और उसके अलावा जो है ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को जो है किसने आगे बढ़ाया है, इसको आगे बढ़ाया है, मतलब केनाल एंड स्वाइन नाम के 2 आदमी थे, केनाल एंड स्वाइन। इन्होंने इसके जो है 4 पार्टों में इसको आगे बांट दिया था, ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को। ये बिहेवियरल मेथड है, ये कम्युनिकेटिव मेथड है। और लैंग्वेज इज सेट ऑफ हैबिट्स, ये पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज किसके लिए है, ये इंपॉर्टेंट लाइन, लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, की लैंग्वेज जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के लिए है। और वो कोई सा भी डिवाइस जो इसमें अपनी मदद कर दे उसको अपन यूज में लेंगे। सिलेबस इज बेस्ड ऑन टिपिकल सिचुएशन एंड पैटर्न्स, वही SLT वाला पैटर्न चलता है इसमें। इसमें फंक्शन, नोशन, टास्क एंड रियल लाइफ कम्युनिकेशन, ये रियल लाइफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। वोकेबलरी इज टॉट, मेमोराइजेशन रिपीटेशन से सिखाते हैं। इसमें मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट से सिखाते हैं CLT में। CLT में सारा मामला जो है वो मीनिंगफुल ही होता है, इसमें मीनिंग के आधार पे ही चल रहा होता है जो भी मामला है अपना CLT में। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, बिल्कुल, और इसमें भी इंडक्टिवली सिखाई जाती है। डायलॉग्स आर आर्टिफिशियल, बिल्कुल बनावटी होते हैं डायलॉग, रेडियो का प्रयोग होता है, बता चुका हूँ मैं। मटेरियल आर ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल, रियल लाइफ सिचुएशंस एंड एवरीडे लाइफ वाली बातें इसमें होती है। टीचर ड्रिल मास्टर है, कंट्रोलर ड्रिलिंग कराता है उसकी। इसमें फैसिलिटेटर एंड गाइड, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि जो है CLT में टीचर का क्या रोल है, तो वो फैसिलिटेटर या गाइड का काम करता है, ठीक है। और लर्नर इज ए पैसिव रिसीवर, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, क्योंकि इसमें रेडियो को सुन रहा होता है वो बेचारा, इसमें वो खुद भी। प्रैक्टिस इज डन थ्रो पैटर्न ड्रिल्स एंड रिपीटेशन, वो ड्रिल रिपीटेशन की जाती है ALM। इसमें कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़, रोल प्ले है, और कई सारी चीज़ों पे इसमें जो है गेम्स भी खिलवाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। एरर्स आर अवॉइडेड, इसमें एक गलती नहीं बनने देनी है, जो एरर्स को गलती पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। मेनली एम्फेसाइज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि सैनिक को सिखा रहे थे भाई साहब, सैनिक सुनना बोलना सीख जाए वही सफिशियंट है। इसमें सारे स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है, LSRW पे। इसमें एरर को जो है क्या किया जाता है, एरर नहीं होना चाहिए, इसमें एरर्स को कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग है। बच्चा पहले गलती करेगा, फिर धीरे धीरे उसको हम ठीक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट स्पीच हैबिट्स होनी चाहिए, इसमें कहता है कम्युनिकेटिव, मतलब आपके अंदर ऐसी भाषा शैली हो जो दूसरे को समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा करेक्ट होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरे को समझ में आ जाए ये सफिशियंट है। अचीव नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन हो जाए आपका, इसमें कुछ नहीं है, रियल लाइफ आप कम्युनिकेट कर पाओ बस, मीनिंग इज पैरामाउंट रहता है इसमें।
मीनिंग इज़ पैरामाउंट। जो भी आप बोल रहे हो वो सामने वाले को ईज़िली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, ये एएलएम फोकस ऑन हैबिट फॉर्मेशन, ड्रिल्स एंड रिपीटेशन। सीएलटी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, रियल लाइफ यूज़। ये बात हो गई, ठीक है। अब मैं कुछ और बता देता हूँ सीएलटी के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जो है, क्योंकि सीएलटी से क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। और कहाँ थे अपन, अपन थे यहाँ पे, इनकी लड़ाई हो रही थी जो है। हाँ, ये बताना भूल गया मैं, जन्मजात डिवाइस होता है गले में, वो उसका नाम दिया था उसने एलईडी। एलईडी का मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। यहाँ चल रहे थे ना अपन, एक्विजिशन डिवाइस। इसी में से बच्चा जो है उसको भाषा को ग्रहण करता है, भाषा को सीखता है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, चॉम्स्की ने ये दे दिया और उसने एएलएम की जो है, मतलब एएलएम का वर्चस्व खराब कर दिया। एएलएम को लोग क्या है वो करने लग गए थे। फिर एक बार इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। तो एक तो आपको इसमें डेलाइम्स जो है, ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आपको याद रखना है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने दिया था, ये दिया था डेलाइम्स ने, ठीक है। और नेल्सन ब्रुक्स का मैं बता ही चुका हूँ आपको। नेल्सन ब्रुक्स ने जो आपको दिया था ऑडियो लिंगुअलिज्म, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसमें क्या है, 1972 में ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस ऐसी कोई टर्म दे देता है। इसको फिर 4 भागों में बांट देते हैं, केनाल एंड स्वाइन। ध्यान रखना, इसने केवल इतना दिया, डेल आइम्स ने केवल इतना, इन्होंने इसको बांट दिया है। 4 क्या बताया इन्होंने इसके, कि ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस होता है एक तो, ठीक है। और एक होता है अपनी सोशियो लिंग्विस्टिक, ठीक है। और एक अपना होता है डिस्कोर्स, ठीक है, डिस्कोर्स होता है। और एक अपना होता है स्ट्रेटेजिक। ये 4 तरीके के इन्होंने जो अपने नाम है, केनाल एंड स्वाइन, इन्होंने इसका जो है ये कराया मामला पूरा, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजिक, इसमें ये क्या क्या बताते हैं, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में ये बताते हैं जो, मतलब इसके अलावा चॉम्स्की ने पहले ही दिया था एक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। चॉम्स्की ने कौन सा दिया है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। सारे नाम याद रखने हैं आपको। ऑडियो लिंगुअलिज्म नेल्सन ब्रुक्स दे रहा है, चॉम्स्की लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस दे रहा है। तो जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस था यही था ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस तो इनका, ठीक है, चॉम्स्की वाला। और सोशियो लिंग्विस्टिक में ये क्या देते हैं कि जो है, मतलब किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, सोशल कॉन्टेक्स्ट में, और आपको लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, वहाँ पे क्या बातें चल रही हैं वो समझ में आनी चाहिए। डिस्कोर्स में ये था कि आप, मतलब डिस्कोर्स, ये देखो ये उसमें भी चलता है, अपन वो पढ़ते हैं ना डिस्कोर्स, 3 तरीके के टाइप से चलता है, टेनर, डोमेन और एरिया। टेनर, डोमेन और टोन, इस तरीके से ये चलता है 3 एरिया में। टेनर और डोमेन 2 होते हैं इसमें। तो डिस्कोर्स में यही बताया जाता है कि मतलब जो लैंग्वेज है उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से चीज़ों से जोड़ रहे हो, ऐसी बातें उसमें आ जाती है। स्ट्रेटेजिक होता है ब्रेकडाउन को जो है आपको वो रिपेयर करना होता है, कि जो है अगर आपके ब्रेकडाउन कहीं भी आ रहे हैं उसके अंतर्गत कम्युनिकेशन में, तो आप उनको रिपेयर कर पाओ और अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना पाओ, कंटिन्यू रख पाओ। इस तरीके की बातें इसमें होती हैं, ठीक है। और अगर इसमें मैं बात करूँ कुछ बड़े नामों की, तो बड़े नामों में देखो, एक तो ये हो ही जाएगा आपके, नॉम चॉम्स्की है। इसके अलावा क्रिस्टोफर ब्रूमफील्ड है, क्रिस्टोफर और ब्रूमफिट, ये बी है, ब्रूमफिट, ठीक है। एक ये हो गया, एक नॉम चॉम्स्की हो गया, एक मैक हैलिडे भी है इसमें, ये इससे जुड़े हुए आदमी हैं जो मैं नाम बता रहा हूँ, मैक हैलिडे। और एक डेल आइम्स बता ही दिया मैंने, एक डी ए विल्किंस, और याद कर लेना आप, डी ए विल्किंस बस, और कोई भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये सीएलटी का मामला था पूरा पूरा जो मैंने बताया। इसके अलावा इसमें कई तरीके की जो है गेम्स भी खेले जाते हैं सीएलटी में, और रोल प्ले है, चैन स्ट्रिप स्टोरी है, रोल प्ले सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और पेयर वर्क भी करते हैं, ठीक है। इस तरीके की इसमें बात चलती है। अब बात करते हैं सिलेबस ऑफ सीएलटी। सिलेबस ऑफ सीएलटी में क्या है, थोड़ा सा सीएलटी बड़ा है और करवाना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे आधा अधूरा जो है नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो सीएलटी के बारे में और देखते हैं अपन। सीएलटी में क्या है, सीएलटी के जो है सिलेबस चलते हैं 2 तरीके से, ठीक है। एक तो सिलेबस कराऊंगा, फिर मैं एक बात और बताऊंगा इसके बाद, उसके बाद अपन क्लास जो है ख़त्म कर देंगे। सिलेबस चलते हैं इसके 2 तरीके, एक तो होता है फंक्शनल नोशनल सिलेबस और एक नोशनल सिलेबस। एक तो कौन सा है, फंक्शनल नोशनल
सिलेबस, ठीक है, और एक होता है नोशनल सिलेबस। ये क्या मामला भैया, फंक्शनल नोशनल सिलेबस और इसका? अब पहले तो इसका नाम देख लेना आप, ये दिया है जो है फंक्शनल नोशनल सिलेबस, याल्डन नाम के आदमी ने, YALDEN याल्डन, ठीक है। और नोशनल सिलेबस दिया है, वो दिया है DA विल्किंस ने, अभी बता गया था ना मैं आपको नाम, DA विल्किंस ने, ठीक है। फंक्शनल नोशनल किसने दिया है? याल्डन ने। नोशनल सिलेबस किसने दिया? DA विल्किंस ने, ठीक है। बस इतना ही याद रख लेना आप, तो इनमें क्या है वो छोड़ो कि किसने दिया था फंक्शनल नोशनल से, मतलब इसमें पढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जांपल्स देने हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पीकर के जो कॉन्टेक्स्ट में, और क्या क्या एग्जांपल दोगे, कैसे उसको बार्गेनिंग करना सिखाओगे, जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स चलती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर इसमें मैं अगर पढ़ गया तो अभी, और क्वेश्चन भी इतना ही आएगा अगर आया तो। फंक्शनल नोशनल सिलेबस याल्डन ने दिया और नोशनल सिलेबस विल्किंस ने दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है CLT में, वो है इसके वीक वर्जन और स्ट्रॉन्ग वर्जन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्जन और वीक वर्जन। एक तो आपसे सिंपल क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो है इसका ये स्ट्रॉन्ग वर्जन और वीक वर्जन दिए किसने थे? CLT के, ठीक है। तो वहाँ आपको जो है ये बातें आनी चाहिए। तो ये दिए से अपने AP हावर्ट ने, ठीक है, AP हावर्ट ने। 1 मिनट की चीज़ है, अभी समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। AP हावर्ट क्या कहता है? AP हावर्ट बताता है कि एक तो होता है लर्निंग टू यूज़, लर्निंग टू यूज़ मतलब सीखना किसके लिए? प्रयोग करने के लिए। और एक होता है यूजिंग इंग्लिश टू लर्न इट, यूजिंग इंग्लिश टू लर्न इट। क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट का है बस। लर्निंग टू यूज़ ये तो है वीक वर्जन और एक है स्ट्रॉन्ग वर्जन। दिए किसने है भाई साहब? AP हावर्ट ने दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो पहले आप अंग्रेजी सीखते हो, कि जैसे अभी मैं अंग्रेजी की जो है क्लासेस जा रहा हूँ, स्पोकन क्लासेस ले रहा हूँ, मतलब आप ले रहे हो जैसे, तो आप उसको यूज़ करना सीखोगे पहले, लर्न करोगे पहले यूज़ करने के लिए। तो ये तो है वीक वर्जन कि आप कमज़ोर आदमी हो। एक होता है यूजिंग इंग्लिश टू लर्न इट, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ क्योंकि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, ये होता है धांसू आदमी। यूजिंग इंग्लिश टू लर्न कि अंग्रेजी मैं बोलता रहता हूँ सारे दिन, क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। एक मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे अंग्रेजी बोलनी है, तो मुझे अंग्रेजी बोलनी है इसलिए सीख रहा हूँ, ये तो हो गया वीक वर्जन। और मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ मतलब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ क्योंकि मुझे सीखनी है, बोलता हूँ सारे दिन बोलता हूँ क्योंकि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग वर्जन। ऐसी छोटी छोटी सी बातें से उन्होंने जो है करी थी, ठीक है। और इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, बस यही है। डेल आइम्स का नाम याद रखना, नोम चॉम्स्की का LED याद रखना, और नेल्सन ब्रुक्स का ऑडियो लिंगुअलिज्म टर्म याद रखना। ये कुछ बेसिक बेसिक सी टर्म है जो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा तो और कुछ है नहीं इसमें। और अगर इसको ही आप और समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि लर्निंग टू ड्राइव और ड्राइविंग टू लर्न, ऐसे होता है ना। लर्निंग टू ड्राइव, कोई आदमी है ये वीक है, तो ये क्या करता है? पहले जो है वो क्लासेस चलती है ना वो सिखाने वाली, इस वाले पेज पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सारे ही भर गए क्या? यहाँ देखो देखो इधर, एक है लर्निंग टू ड्राइव। एक आदमी है जिसको गाड़ी चलानी सीखनी है, तो वो पहले वो मोटर व्हीकल्स वाले चलते हैं ना, उनसे वो गाड़ी चलाना सीख लेता है, ठीक है, लर्निंग टू ड्राइव। तो ये हो गया वीक वर्जन की वो पहले उनका सहारा लेता है। एक है ड्राइव टू लर्न, मतलब ड्राइविंग टू लर्न मान लो इसको, ड्राइविंग टू लर्न। जैसे मैं हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, सीधा ही गाड़ी चलाता हूँ। क्यों चलाता हूँ? क्योंकि मुझे गाड़ी सीखनी है, ठीक है। और एक है मैं गाड़ी सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी है। सीख रहा हूँ मतलब ऑटोमोबाइल वाले जो होते हैं ना, वो खुशी कार ड्राइविंग स्कूल और संपत चंपत जो भी एक कार ड्राइविंग स्कूल चलते हैं, उन पे से सीखते हैं वो, तो वो करते हैं लर्निंग टू ड्राइव। वो वीक है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी गाड़ी में खुद जा करके बैठ जाता हूँ और उसको चलाता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ ड्राइविंग टू लर्न, मैं ड्राइव कर करके सीख रहा हूँ। वो पहले लर्निंग कर रहे हैं, बाद में अपनी खुद की गाड़ी पे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रांग है, ये वीक है, वही वर्जन को जो है समझाने का एक और तरीका है। इसमें जो है ज़्यादा साहस चाहिए जो मेरे अंदर है, ठीक है, और इसमें कम साहस चाहिए जो और लोगों में है। ऐसी बातें चलती हैं इसमें, और कोई बात है नहीं इसमें, ठीक है। इसी के साथ अपने जो है टीचिंग मेथड तो हो जाते हैं पूरे। और एक और है इसमें छोटी सी बात है, 2 मिनट के अंदर उसको भी ख़त्म कर देते हैं। ये टीचिंग ऑफ पोएट्री एंड टीचिंग ऑफ प्रोज, और इसमें आगे भी हैं आपके टॉपिक, तो एवेल्युएशन लगता है, रीडिंग है, टेस्टिंग है, और SQ3R अप्रोच है। हाँ, ये SQ3R आप थोड़ा सा देख लेना, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है SQ3R की।
तो ये सर्वे है, ये क्वेश्चन, ये 3 आ रहे हैं, रीड, रिसाइट और रिवीजन। ये 3 आर तो क्या है, रीड, रिसाइट और रिवीजन, ठीक है। और एस सर्वे है और क्यू क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो पूरी। एस क्यू 3 आर की फुल फॉर्म जरूर पूछ सकता है आपसे। सर्वे है, क्वेश्चन है, रीड, रिसाइट, रिवीजन, ये एस क्यू 3 आर अप्रोच चलती है। छोटे छोटे से टॉपिक है, टेस्टिंग है, एवोल्यूशन है, मैं करवा दूंगा आगे भी, पहले इसको देख लेते हैं बस 2 मिनट के अंदर। टीचिंग ऑफ पोएट्री, टीचिंग ऑफ प्रोज, कुछ भी नहीं है। प्रोज पढ़ा जाता है ज्ञान बढ़ाने के लिए, बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए, और पोएट्री पढ़ी जाती है मजे लेने के लिए, ठीक है, मजे के लिए। एस्थेटिसिज्म जिसको कहते हैं, एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म क्या होती है, सौंदर्यता, सुंदरवाद, सौंदर्यता, ठीक है। और ये पढ़ा जाता है नॉलेज, ज्ञान, दिमाग बढ़ाने के लिए जो है, ठीक है। तो ये बात है, बस यहीं से बन जाएगा इसका मोस्टली क्वेश्चन। तो इतनी सी बात है इसमें, पूरे में देख लेना, पढ़ के देख लो आप भले ही। पोएट्री इज इमेजिनेटिव, बिल्कुल काल्पनिक होती है, म्यूजिकल होती है, ये सारी बातें तो आपको आती हैं पहले से ही यार। इमोशनल है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है, राइम है, रिदम है, ये सारी बातें इसमें चलती हैं, ठीक है। और ये सिंपल होता है, नेचुरल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, नॉर्मल ऑर्डर ऑफ थॉट होता है। जैसे इसमें आप फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज आपने पढ़ा होगा, वो ले सकते हो प्रोज में। पोएट्री में आपने जो है वर्ड्सवर्थ की पोएम पढ़ी होगी, द सॉलिटरी रीपर, द लास्ट राइड टुगेदर पढ़ के आए होंगे आप। तो पोएम में राइम, रिदम और इमोशनल टोन इस तरह की बात होती है, ठीक है। और इसमें क्या है, सजेस्टिव या फिगरेटिव होती है, ये डिफिकल्ट हो सकती है, सिंबॉलिक हो सकती है, समझने में जोर आ सकता है, बिल्कुल। इसीलिए बच्चे चिल्लाते रहते हैं, ये वाली पोएम करवाओ, वो वाली पोएम करवाओ। टेक्स्ट के लिए कोई नहीं कहता, क्योंकि ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, डायरेक्ट, क्लियर और लिटरल होता है। इसका होता है, देखो मैंने बता दिया, टू एन्जॉय ब्यूटी, इमेजिनेशन एंड इमोशन, एप्रिशिएशन, सेंसिटिविटी के लिए ये जो है काम में लिया जाता है, मजे के लिए, सेंसेशन के लिए, जो सेंसेशन होती है ना, ऑर्गन्स जो आती हैं, आई से इमेजरी बनती है, ईयर से ऑडिटरी होता है, स्किन से वो टैक्टाइलिक होता है, इस तरीके की बहुत सारी होती है। टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब और नरेट, कुछ चीज़ें समझाना चाहता है, बताना चाहता है, नॉलेज बढ़ाना चाहता है। एस्थेटिक वही आ गया ना, सौंदर्यतावाद। इमोशनल अप्रोच, भावनात्मक होता है सारा मामला, फीलिंग्स होती हैं भाई सब, बिल्कुल। जैसे द सनराइजिंग में उसकी फीलिंग थी ना, उसको डिस्टर्ब कर दिया था सूरज ने, कि जो है फीलिंग खराब कर दी, मज़ा खराब कर दिया तूने मेरा। और रेशनल इंटेलेक्चुअल अप्रोच होती है, इसमें तार्किक बातें चलती है, बिल्कुल। फ्रांसिस बेकन देखो सारा तर्क से चलता है। डील्स विद फैक्ट्स एंड आइडियाज़, फैक्ट और आइडियाज़ होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोएम एज ए होल, मूड, थीम, राइम, रिदम, फिगर, पोएटिक डिवाइस, साउंड पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट एंड आइडियाज़, फैक्ट्स, डिटेल्स, मेन आइडियाज़ एंड सीक्वेंस, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लैरिटी, क्लैरिटी होती है, और तर्कों का जो है सही तरीके से विश्लेषण होता है, क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, मेन आइडियाज़ होते हैं, डिटेल भी होती है। ये होती है रिसाइटेशन के लिए, ठीक है। ये भी पढ़ सकते हो आप, टेक्निक क्या है, फोकस क्या है, अप्रोच क्या है, पढ़ना चाहो तो। रिसाइटेशन वही बार बार चीज़ों को पढ़ना, रिपीटेशन, मतलब उच्चारण करते हैं जो रिसाइटेशन में। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और क्या मतलब क्या टेक्निक से पढ़ाओगे आप इसको, अगर आप पढ़ा रहे हो तो रिसाइटेशन करवाओगे, रिपीटेशन करवाओगे, डिफिकल्ट वर्ड्स की एक्सप्लेन करोगे, फिगर ऑफ स्पीच समझाओगे, पोएटिक डिवाइस समझाओगे, एप्रिसिएशन ऑफ राइम, रिदम, कैसा मूड है पोएट का, सारा समझाओगे, मेमोराइजेशन करवाओगे व्हेन नीडेड। अगर कोई पोएम है, छोटी पोएम है, याद करना चाहते हो, जैसे बच्चे करते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जैसे अगर आप पढ़ाना चाहते हो, याद करवाना चाहते हो, तो मेमोराइज़ करवा दो, घर जाके सुनाएगा मम्मी को, मम्मी राज़ी हो जाएगी, बहुत अच्छी मैम पढ़ा रही है इसको तो जो है। और साइलेंट रीडिंग होती है इसमें, भाई समझो चीज़ों को। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, इसमें भी समझाने पड़ेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स। क्वेश्चन आंसर करवा लो, समरी करवा दो, मेन आइडिया बता दो, डिस्कस करवा लो, कॉम्प्रिहेंशन समझा दो। क्लासरूम में क्या क्या होता है पोएम के साथ, पोएम को जो है जोर से पढ़ा जाता है, फील लेने के लिए। पैराफ्रेजिंग होती है पोएम की, राइम स्कीम बताई जाती है, इमेजरी, सिंबल्स, सारी बातें की जाती हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच समझाए जाते हैं। एप्रिशिएट, देखो एक तो आपने पढ़ा होगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म होता है ना, ठीक है, वही बात। और समरी राइटिंग इसमें होती है, साइलेंट रीडिंग, क्वेश्चन आंसर, सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ को जमाओ, वोकेबलरी बिल्ड करो, ठीक है। और टीचर का रोल क्या है, मोटिवेटर एंड गाइड। पहले जो है मॉरल रीडिंग टीचर ही करता है। हेल्प्स लर्नर्स फील एंड एंजॉय द पोएम, मज़ा आना चाहिए बालकों को पोएम में, टीचर की जिम्मेदारी बनती है भाई। एक्सप्लेन्स पोएटिक डिवाइस एंड डीपर मीनिंग, और अगर कोई एलिगरी टाइप की जो है पोएम है, कोई एलिगरी टाइप की राइटिंग है, तो उसका डीप मीनिंग भी समझाना पड़ेगा आपको। एलिगरी क्या होती है, एलिगरी के 2 मीनिंग होते हैं। अब मैं एलिगरी पढ़ाने लग जाऊँगा तो फिर ये क्लास लंबी हो जाएगी। इसका एक तो मीनिंग होता है सरफेस पे, ठीक है, और एक मीनिंग होता है इसका डीप में। डीप में अलग मीनिंग होता है, सरफेस पे अलग मीनिंग होता है, ठीक है। सेम उस वही स्टोरी किसी और को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है उसी टाइम पे, वो एलिगरी होती है। एलिगरी कोई भी हो सकता है, कोई भी ड्रामा हो सकता है, कोई भी पोएम होती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है एलिगरी, ठीक है। फेमस एलिगरी क्या वो है, जॉन बनन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है।
ये फेमस है, ठीक है। एन इमोशनल पार्टिसिपेंट, इसमें लर्नर्स का रोल क्या होता है, इमोशनल हो जाता है, बेचारा भावुक हो जाता है, फ़ील लेता है पूरा, इमेजिन करता है, प्रशंसा करता है, रेस्पॉन्ड क्रिएटिविटी। और इसमें क्या करता है, फैसिलिटेटर होता है, टीचर ऑर्गेनाइज़र होता है, स्टूडेंट की जो है मदद करता है, क्लैरिफाइज़ आइडियाज़ एंड इनकरेज थिंकिंग करता है, एंड एक्टिव रीडर एंड ये वो क्या होता है, स्टूडेंट एक्टिव होता है, अंडरस्टैंड्स, एनालाइज़ एंड इंटरप्रेट करता है उसको, लॉजिकली एंड क्लियरली जो है उसको रेस्पॉन्ड करता है। ये कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, ठीक है। ये सब्जेक्टिव हो जाएगी, ये सब्जेक्टिव क्रिएटिव हो गई, ये बेस्ड ऑन एप्रिसिएशन इंटरप्रिटेशन। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सारी चीज़ें आसानी से समझ सकते हो, कर सकते हो। ये कुछ लाइनें लिख दी हैं, पोएट्री गिव्स अस विंग्स टू फील व्हाइल प्रोज गिव्स अस टू स्टेप टू थिंक। कविता हमें क्या देती है, पंख देती है उड़ने के लिए, जबकि जो प्रोज है, वो प्रोज हमें क्या देता है, वो हमें सोचने के लिए स्टेप्स देता है, ठीक है। बहुत डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग दोनों में ही होते हैं ये काम। स्किल्स बढ़ते हैं अपने, अपनी कल्पना शक्ति बढ़ती है, अपना सोचने का तरीका बढ़ता है। बहुत एनरिच वोकेबलरी, दोनों से वोकेबलरी बढ़ती है, बिल्कुल। पोएम में भी वर्ड्स आप नए सीखते हो और उसमें भी सीखते हो, प्रोज में भी एक्सप्रेशन करना सीखते हो, दोनों हेल्प करते हैं मोरल में, इमोशनल में, इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल इंटेलेक्चुअलिटी तो बढ़ती है अपनी। बोथ शुड बी टॉट विद इंटरेस्ट, दोनों को ही रुचि से पढ़ाया जाना चाहिए या सीखा जाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर टेक्निक्स, और टेक्निक्स जो है अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं वो अपन को इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेना, मैं बोल देता हूँ। पोएट्री अपील्स टू इमोशन, इमोशन प्रोज अपील्स टू रीजन। प्रोज में होता है रीजन और पोएट्री में होती है इमोशन। इमोशन रीजन तो कर दोगे ना, इमोशन रीजन से पूछे तो। पोएट्री एक्सपीरियंस के अलावा के बारे में होती है, और ये इन्फॉर्मेशन देना होता है प्रोज का काम। प्रोज देता है इन्फॉर्मेशन, पोएट्री एक्सपीरियंस। जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने जब द सॉलिटरी रीपर के गाने को सुना, हालांकि उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी, मुझे समझ नहीं आता इन कवियों का ये क्या ड्रामा है भाई, आज तक उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, वो कैसे उसके बारे में तारीफ़ें कर रहा है। हो सकता है टोन से तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। पोएट्री शुड बी रीड अलाउड, जोर से पढ़ो पोएट्री को, और प्रोज को जो है आराम से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो। सूटेबल टीचिंग मेथड्स अपनाओ, बैलेंस दोनों में रखो। गुड टीचिंग मेक्स बोथ पोएट्री एंड प्रोज मीनिंगफुल एंड एंजॉयबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये टीचिंग ऑफ पोएट्री प्रोज खत्म होता है, और ये अपनी जो है सारे टीचिंग मेथड, CLT है, ALM है, DM है, GTM है, सारे के सारे खत्म होते हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पढ़वा दिया है मैंने, वीक वर्जन, स्ट्रॉन्ग वर्जन CLT के बता दिए हैं। ऑडियो लिंगुअलिज्म नेल्सन ब्रुक्स लेकर आए थे, डेल आइम्स ने जो है वो दिया था अपने, और ये अप्रोच टीचिंग मेथड जो है अपने पढ़वा दिए, ठीक है। इसी के साथ अपनी क्लास ख़त्म करते हैं गाइस। और जो है आप एक काम करें, वो काम तो यही है, मैं हर वीडियो के लास्ट में जो है बोलता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को जो है लाइक कर दें, और शेयर करें। अगर आपके कोई पास में है जो इंग्लिश लिटरेचर की समस्याओं से जूझ रहा है बेचारा, तो आपकी मदद बनती है कि आप उसको सही जगह तक पहुँचाओ, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है उसको सही जगह तक पहुँचाओ। तो उसको लिटरेरी बाबा के बारे में ज़रूर बताएं कि एक चैनल है लिटरेरी बाबा, अच्छा करवाने की कोशिश है, बाकी देखो ईश्वर की जो इच्छा, ठीक है। इसी के साथ अपनी क्लास यहीं रोकते हैं, आगे की बात अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है भाई।